डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस वीडियो में आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी, मेनाडी-कोडाची इक्वेशन। स्टेटमेंट पहले से लिखा रखा है, मतलब याद नहीं, आपको भी नहीं याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट प्रूफ रेयर केस में आता है, और अगर आता भी है तो पहले आप प्रूफ कर सकते हैं, फिर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। थोड़ा दो लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा अगर देखें, एक याद रहे तो दूसरा थोड़ा ऑर्डर में लिखा है। एल के बाद एम है, एम के बाद एन है, यहाँ एम एन के चेंज हुआ है, एल में कोई अंतर नहीं। एल एम म्यू न्यू लैम्डा में, तो एक अगर याद है दूसरा आप साइक्लिक ऑर्डर में कर सकते हैं। और मैं भी कह रहा हूँ, अगर आपको एक भी नहीं याद है तो भी चल जाएगा। और ये इक्वेशन आपका पूरी तरह से गास फार्मूले से ही डेराइव किया गया है। तो गास फार्मूला जो कि आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे और एक छोटी सी आकृति। तो सबसे पहले प्रूफ में देखते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सरफेस बी, मान लेते हैं कि सरफेस का इक्वेशन है, यानी कि हम लोग कौन सा फॉर्म लेकर चले हैं, R इक्वल टू आर यू बी। अब याद करिए गास का फार्मूला जो है क्या होता है इसमें, वी नो दैट गास फार्मूले क्या होते हैं सरफेस थ्योरी के, जो कि कल बताए गए थे। आप सरफेस थ्योरी सिंपल था है। तीन जो है इक्वेशंस होते हैं, जिसमें पहला होता है R11 इक्वल टू एल एन प्लस एल R1 प्लस लैम्डा R2। फिर अगला होता है R12, यहाँ होता है यम एन, यहाँ पर एल के बाद यम आता है, R1 आपका ऐसे रहेगा, लैम्डा आपका म्यू में चेंज होता है। और तीसरा होता है R22, जो कि होता है यम एन वेक्टर प्लस यल यम फिर यन R1, और यहाँ होता है न्यू R2। ये जहाँ पे सबको ये लिखने की जरूरत नहीं कौन क्या है, आप केवल इस यन के बारे में बता देंगे। यार यन जो होता है ये यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस होता है, R1 क्रॉस R2 बाई H। ये हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। देखिए मेनाडी-कोडाची के दो इक्वेशंस हैं और दोनों को निकालना बहुत आसान है। ये गास फार्मूले ऑलरेडी आप लोगों को याद है। हम क्या करते हैं, जैसे यूज करते हैं, यहाँ आपका है R11 और एक साइड में है R12। बस इतना ही केवल याद रखना कि आपको R11 को एक बार R12 के बराबर करना है। बराबर तो होता नहीं, किसी जो है रिलेशन से करेंगे। और फिर अगला है R12 जो कि R22 के बराबर हमको करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये डेरिवेटिव से ही होगा। तो जैसे यहाँ पर R11 मानिए कि दो बार u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में कर दें ऐसे, तो ये क्या बन गया, R112 बन गया। और इसका डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में कर दें तो अपने आप ये भी R112 बन गया। ये R112 और वो भी R, चाहे 121 का हो तब भी उतना होगा, चाहे 112 का हो तब भी उतना होगा, दोनों बराबर होता है। यानी कि हम इस रिलेशन से एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हमने लिखा डेल डेल बी, R11 की वैल्यू हम यहीं से रख दिए, क्या है यल एन यल R1 प्लस लैम्डा R2। ये तो हो गया R11 का u के रेस्पेक्ट। अब R12 की वैल्यू कहाँ से, यम एन यम R1 प्लस म्यू R2। ये इतना, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंशिएशन सबका होगा। देखो इसको आगे हम लोग पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपने इसके पहले जो बेनगार्टन पढ़ा या गास फार्मूला पढ़ा, उनके कंपेयर में ज़्यादा कीजिए।
तो जैसे यल का आपने डिफरेंशिएशन करना है आपको v के रेस्पेक्ट में, तो हो गया L2 और n तो ऐसे रहेगा प्लस, फिर L ये हो जाएगा N2 प्लस, ऐसे सबका होगा L2R1 प्लस LR12 प्लस, अगले का हो जाएगा λ2 R2 प्लस लैम्डा R22, ये उस साइड में करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा M1 वेक्टर n प्लस m, ये M1 मिल जाएगा प्लस M1 R1 m R11, अगला हो जाएगा μ1 R2 प्लस म्यू R12 R21 एक बात होती है, ये इतना आपके पास देखने में थोड़ा सा बड़ा तो लग रहा है लेकिन ठीक कोई समस्या नहीं है। अब इसमें आपको करना ये है कि एक बार फिर से आपको R11 R12 R22 और R11 माने फिर से गास फार्मूले से वैल्यू पुट कर देना है, यानी इनको सबको हम नहीं टच करेंगे, ऐसे रहेगा L2 वेक्टर n, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं L2 R1, हाँ यहाँ पर चेंजिंग हुई, R12 की वैल्यू कितनी है, R12 की वैल्यू है m n प्लस m R1 प्लस म्यू R2, ये उसके बाद आगे भी हमको नहीं पुट करना है, λ2 R2 ऐसे रहेगा, फिर आगे फिर से पुट करना है R22 की वैल्यू क्या है n प्लस n R1, फिर होता है म्यू R2, ये हमने पहले कहा कि गास फार्मूले से भी डिराइव किया गया है, इक्वल टू M1 के साथ वेक्टर n m n1 प्लस m1 R1, अब R11 की वैल्यू L n प्लस L R1 प्लस लैम्डा R2, उसके बाद फिर μ1 R2 प्लस म्यू, अब R12 की वैल्यू क्या करें, यहाँ नीचे लिख देते हैं, R12 है आपका mn प्लस m R1 प्लस म्यू R2, ये इतना है सही। तो ये है कि इसमें आपको वेनगार्टन इक्वेशन से इस n2 और n1 की वैल्यू भी रखनी होगी, तो उससे क्या होता है कि पूरा इक्वेशन n यूनिट सरफेस नॉर्मल R1 और R2 के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके रखने के बाद भी वही रिजल्ट आएगा जो ऐसे भी डायरेक्ट आएगा। देखिए करना क्या होता है कि दोनों साइड से केवल और केवल इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ n कैप, ये वेक्टर यूनिट नॉर्मल सरफेस होता है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से केवल हम लोग वेक्टर जो n है इसी के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप वेनगार्टन से वैल्यू नहीं भी रखते हैं तब भी रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि वेनगार्टन में R1 और R2 ही होता है, कोई n कैप तो उसमें होता नहीं। तो अब देखते हैं n कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है N2, यहाँ पर तो कहीं है नहीं, फिर यहाँ पर यानी है प्लस Ln, उसके बाद n कैप देखो आगे लिखा है यहाँ लैम्डा n, फिर कहीं और है नहीं, n माने यूनिट नॉर्मल सरफेस, उसके बाद n यहाँ पर इक्वल टू m1, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, फिर यहाँ पर है, ये हो गया आपका ml, यहाँ पर तो कहीं है नहीं, फिर लास्ट में यानी म्यू m, और तो कहीं है एक साइड में कर लो L2 माइनस m1 इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर मिला ml, यहाँ पर मिला ln, यानी ml
माइनस एल एम, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में है आपका म्यू एम माइनस लैम्डा एन, ये लिखा गया है। अब किस फॉर्म में आपका होता है और देख लेते हैं। देखो एम एल तो आपका है ही, माइनस लैम्डा एन है ये, इन दोनों को आप चाहे साथ लिख सकते हैं, म्यू माइनस एल के साथ एम, और L2 माइनस एम। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। एम यहाँ पर आपका L2 है, एन यहाँ कहीं है नहीं, यहाँ आपका Lm है, फिर एन आगे है आपका लैम्डा एन, ये ठीक है। और 3 आपको यहाँ पर भी मिला, एन का आपका M1 हो गया, यहाँ पर ml है और यहाँ पर भी हो गया। और यही आपका जो है मेनाडी-कोडाजी का पहला इक्वेशन, अगर आपको ध्यान हो तो पहला इक्वेशन यही हमने लिखा था। बस फर्क यही इतना है कि जो लिखा गया था उसमें क्या था, यहाँ पर ml इसको पहले लिखा गया था, माइनस कॉमन लिया गया था, इसीलिए हमने कहा कि आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टेटमेंट बाद में लिखें, प्रूफ पहले करें। यही है जो है मेनाडी-कोडाजी का पहला इक्वेशन। चलिए ठीक, ये आपको एक बार हम केवल देख लें कि हाँ सही क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए देखने में तो काफी भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं है, केवल आपने गास फार्मूला लिखा। हाँ बस एक आइडेंटिटी आपने यूज किया कि R11 को R12 के बराबर, और अभी एक आइडेंटिटी हम और यूज करने चल रहे हैं कि R12 को R22 के बराबर कैसे प्रूव करेंगे। तो कैसे उसको करेंगे, और फिर जैसे हम उसको एक दूसरे के बराबर कर लेंगे डेरिवेटिव की हेल्प से, तुरंत आप देखिएगा मेनाडी-कोडाजी का दूसरा इक्वेशन आ जाएगा आंसर। एक साइड में आपके पास R12 है और अगली साइड में R22 है। कैसे इक्वल होगा, देखो यहाँ डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में 2 बार है, यहाँ एक बार u के रेस्पेक्ट में, एक बार v के रेस्पेक्ट। अगर हम यहाँ एक बार v के रेस्पेक्ट में कर दें तो आप सोचो, अब 2 बार इसका v के रेस्पेक्ट में हो गया, एक बार और इसका एक बार u के रेस्पेक्ट में कर दें। अब ये दोनों लोग एक दूसरे के बराबर, क्यों, ये हो गया 122 और ये हो गया 112, अरे ये बन गया 212, ये 212 बन गया, ये 122। अब ऐसे देखेंगे तो 122 212 बराबर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव है, 2 बार v के सापेक्ष, एक बार u के, और 2 बार v का रेस्पेक्ट में, एक बार u, किसी भी आर्डर में आप देख सकते हैं कम्यूटेटिव होता है। तो बस इतना सा आपको जो सेट करना है इसमें कुछ। यहाँ मैंने लिखा डेल्टा v, अब इसके आगे तो आपसे वैसे भी हो जाएगा। R12 की वैल्यू क्या होती है, mn प्लस mr1 प्लस म्यू r2, ये यहाँ आपने लिखा डेल्टा u। R22 की वैल्यू क्या होती है, गास फार्मूले से nn nr1, और फिर होता है म्यू r2, ये केवल आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर से R11 R12 R22 की वैल्यू रख दीजिए और m कैप के कोएफिशिएंट को बराबर कर दीजिए, बस खत्म हो गया। यही तरह करना होता है। देखो यहाँ b लिखा हुआ है, तो b के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, m2 n प्लस m n2, इसका क्या हो जाएगा, m2 r1 प्लस m r12 लिखो चाहे r21 लिखो, एक के बाद म्यू 2 r2 प्लस म्यू r22, उसके बाद यहाँ u का रेस्पेक्ट में होगा तो n1। हाँ ये जरूर है कि वेन-गार्टन इक्वेशन अगर याद आपको रहता है तो आप n1 n2 की वैल्यू को रख देंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन n r1 r2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो जाएगा। नहीं करेंगे तब भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। n1 r1 प्लस n r11, फिर यहाँ पर हो जाएगा न्यू 1 r2 प्लस न्यू r12 लिखो चाहे r2, ये यहाँ पर देखो m2 m के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका ऐसे ही है, यहाँ पर भी कुछ नहीं होना है,
यहाँ पर होना। देखो R12 यहाँ पर भी है, R12 यहाँ पर भी है, आप चाहो तो एक साइड में कर सकते हो, यहाँ पर m माइनस न्यू ले आओ कर दो फिर, ताकि एक ही बार मान रखना पड़े। देखो R12 क्या वैल्यू होगी, m R12 पर लिखा तो n प्लस m R1 प्लस म्यू R2। ध्यान रखिए एक बार हम इसको खुद कर चुके हैं, यानी ये हो गया। इससे कोई दिक्कत ही नहीं, अगर ये थोड़ा बहुत आपसे गलत भी हो जाएगा तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बस वैल्यू करते समय गलती ना करें। R22 की वैल्यू क्या होती है, n R1 न्यू R2। ये उस साइड में कौन कौन है, n1 के साथ n1 R1 प्लस R11 R1 लैम्डा R2 न्यू1 R2। और ये तो पहले ही हो चुका है, केवल इतना आपको करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ n ऑन बोथ साइड। कैप लगाते नहीं हैं, लेकिन है तो ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, m2, और कहीं यहाँ पर है, वहां पर m से मल्टीप्लाई भी m माइनस न्यू के साथ है आपका m, बाकी तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा आगे प्लस म्यू n इक्वल टू, यहाँ पर आपका है n1, आगे आपका है nl, बाकी नहीं कुछ नहीं, एक साइड में ले लेते हैं। तो m2 माइनस n1 इक्वल टू nl माइनस m माइनस न्यू के साथ कैपिटल M माइनस न्यू n, और यही है मेनार्डी-कोडाजी का दूसरा समीकरण। वैसे मैं एक बार देख ले रहा हूँ, मिला ले रहा हूँ, बाकी सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक। तो ये जो इक्वेशन आया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, वैसे एक पहले जो आया था बस वो लिख दीजिएगा, नीचे इक्वेशन नाम रख दीजिएगा और लिख दीजिएगा आर कार्ड मेनार्डी-कोडाजी इक्वेशन। तो बस इतना ही इस वीडियो में, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।